हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज से मैं टैली का एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको टैली का A to Z यानी कि पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। इस वीडियो सीरीज में आपको टैली का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देख लेंगे तो आप टैली में मास्टर बन जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज का एक भी वीडियो आप मिस ना करें और साथ ही इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, जिससे कि आपका टैली का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली में कंपनी क्रिएट करना और कंपनी को अल्टर करना यानी कि सुधारना। साथ ही सीखेंगे लेजर क्रिएट करना। लेजर क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम लेजर को अल्टर करना और डिलीट करना भी सीखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग सीखेंगे लेजर में सही ग्रुप सिलेक्ट करना। जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्रिएट करते समय आपको ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो उसी कंफ्यूजन को मैं आज दूर करूंगा। टैली में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स को मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा कि किस ग्रुप में कौन सा लेजर बनना चाहिए। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये जो 4 नंबर पॉइंट है जिसमें मैं आपको लेजर का ग्रुप सिलेक्ट करना सिखाऊंगा, ये पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट को दोस्तों आप एकदम मिस मत कीजिएगा। इस पार्ट को आप पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, बिकॉज ये पार्ट आपका अकाउंटिंग करने में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले टैली ओपन कर लेंगे। दोस्तों टैली ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कंपनी क्रिएट करना है तो एरो से हम आ जाएंगे क्रिएट कंपनी पे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में दोस्तों सबसे पहले आपको दिया गया है डायरेक्टरी में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे बैक स्पेस। अब दोस्तों डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है, दोस्तों आप जो ये कंपनी बना रहे हैं, आप जो ये कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, इस कंपनी के डाटा को आप अपने सिस्टम में, आप अपने कंप्यूटर में कहाँ रखना चाहते हैं, जिस जगह पे भी आप रखना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप अपने कंपनी के डाटा को F ड्राइव में रखना चाहते हैं और F ड्राइव के एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ABC फोल्डर में आप इसे रखना चाहते हैं, तो इस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से इस फोल्डर का हम एड्रेस कॉपी कर लेंगे Ctrl+C प्रेस करके और इस एड्रेस को हम टैली में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+Alt+V प्रेस करके, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे। यानी कि अब जो आप कंपनी बनाएंगे इस कंपनी का डाटा F ड्राइव में ABC फोल्डर में सेव हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंपनी का नाम, तो यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम डाल देंगे। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी का एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी रोड, न्यू दिल्ली। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है कंट्री, तो यहाँ पे आप अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों स्टेट, आप अपने स्टेट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे डी प्रेस करते हैं दोस्तों। डी से रिलेटेड जितने भी स्टेट हैं वो हाईलाइटेड हो गए हैं। यहाँ से आप आसानी से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। आगे दोस्तों फ़ोन नंबर, आप अपने कंपनी का फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अगर कोई मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी, आप अपने कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल abc@gmail.com। उसी तरह दोस्तों आगे आपसे पूछ रहा है वेबसाइट, अगर आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो किस डेट से शुरू हो रहा है। जनरली दोस्तों हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 1 अप्रैल और साथ ही दोस्तों ईयर भी डाल देंगे जिस ईयर का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट किस डेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। आपने ऊपर में डाला कि आपका फाइनेंशियल ईयर किस डेट से शुरू हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट किस डेट से शुरू हो रहा है, तो जिस डेट से आपका बुक्स ऑफ अकाउंट शुरू होगा वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बिजनेस पुराना है, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से पहले भी अगर आपके बिजनेस में अकाउंटिंग हुआ है तब यहाँ पे दोस्तों 1 अप्रैल 2020 ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर आपका बिजनेस शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर आपने अकाउंटिंग शुरू किया है, तो जिस डेट से आपने अकाउंटिंग शुरू किया है, जिस डेट से आपने बिजनेस किया है वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आए। ऊपर वाले में आपको फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग डेट डालना है और यहाँ पे आपको डालना है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट किस डेट से
शुरू हो रहा है। क्लियर है। आगे दोस्तों पूछ रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड। अगर दोस्तों आप अपने टैली में एक पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, जो पासवर्ड आप ऊपर डालेंगे वही पासवर्ड आप रिपीट पासवर्ड में भी डालेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर आप मल्टी यूजर टैली यूज कर रहे हैं, यानी कि एक ही टैली डाटा को एक से ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि एक ही टैली डाटा को एक से ज़्यादा सिस्टम में, एक से ज़्यादा कंप्यूटर में यूज किया जा रहा है और उसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों बेस करेंसी सिंबल। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने करेंसी का सिंबल डालना है जो कि बाय डिफॉल्ट रुपीस लिया हुआ है, तो इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों फॉर्मल नेम, आपको करेंसी का फॉर्मल नेम डालना है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे INR लिया हुआ है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अमाउंट के बाद अगर आप किसी तरह का सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। क्या आप अपने अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं। दोस्तों जनरली जब भी आप कोई अमाउंट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ₹100, ठीक है, तो रुपीज़ का जो सिंबल होगा उसके बाद जो आप 100 लिखेंगे तो उन दोनों के बीच में क्या आप स्पेस रखना चाहते हैं। तो जनरली दोस्तों उन दोनों के बीच में एक स्पेस रहता है, तो यहाँ पे हम यस ही रहने देंगे। आगे पूछ रहा है दोस्तों शो अमाउंट इन मिलियन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप टैली में अमाउंट को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो इसे आप नो ही रहने देंगे। क्लियर है दोस्तों। अगर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अमाउंट को देखना चाहते हैं, अमाउंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। आपका जो अमाउंट होगा, आपका जो नंबर होगा, उसमें डेसिमल प्लेस यानी कि दशमलव के बाद कितना डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद 2 डिजिट ही होते हैं, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट ही रहने देंगे। क्लियर है। आगे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद जो अमाउंट रहेगा उसको किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैसा लिया हुआ है जो कि करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर रहता है उसे हम पैसा में ही डिनोट करते हैं, तो यहाँ पैसा हम रहने देंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड। दोस्तों अमाउंट को जब वर्ड में लिखा जाएगा तो वहाँ पे आप डेसिमल के बाद कितने नंबर्स को लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 ही रहने देते हैं। क्लियर दोस्तों। इतना करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। अब आपसे पूछेगा एक्सेप्ट। ठीक है, अगर सब कुछ सही है, सब कुछ करेक्ट है, तो यहाँ पे आप इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछेगा टैली वॉल्ट पासवर्ड, यानी कि कंपनी क्रिएट करते समय जो आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। क्लियर है। पासवर्ड डालते ही दोस्तों आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सामने में दिख रहा है नो वाउचर इंटर्ड, यानी कि अभी इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया गया है। क्लियर है। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, तब आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F3 कंपनी इन्फो का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप कंपनी को सुधार सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप या तो यहाँ पे माउस से क्लिक कर लें या फिर Alt+F3 प्रेस कर दें। ठीक है, Alt+F3 प्रेस करते ही इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप एरो से नीचे आएंगे तो एक अल्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे कंपनीज यहाँ पे खुल जाएंगे। आपको जिस कंपनी को अल्टर करना है उस कंपनी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी अल्ट्रेशन करना है आप आसानी से यहाँ पे अल्ट्रेशन कर सकते हैं। और अल्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से आपका कंपनी भी अल्टर हो जाएगा। दोस्तों टैली में लेजर बनाने के 3 तरीके आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों कंपनी ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बनाना है लेजर। तो लेजर बनाने के लिए हम आ जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के लिए दोस्तों हम एरो का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आकर के इंटर प्रेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स इन्फो में एक लेटर हाईलाइटेड किया हुआ है। उस लेटर को अगर हम प्रेस करेंगे तो भी अकाउंट्स इन्फो ओपन हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे ए प्रेस करें तो भी अकाउंट्स इन्फो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें जाना है लेजर में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेजर्स में एल हाईलाइटेड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एल प्रेस करेंगे और लेजर में आ जाएंगे। दोस्तों टैली में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर्स बनाए हुए होते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन से लेजर्स टैली में बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों हम डिस्प्ले में, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 लेजर्स जो हैं वो टैली में बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। अब दोस्तों
लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप एक बार में एक लेजर ही क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल लेजर्स में आप एक बार में एक से ज़्यादा लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल लेजर्स का यूज करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों हम क्रिएट में। अब दोस्तों लेजर बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिसका भी आप लेजर बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप सैलरी एक्सपेंस का लेजर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख देंगे सैलरी एक्सपेंस। क्लियर है? इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है अंडर ग्रुप, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो सैलरी एक्सपेंस है ये किस ग्रुप से रिलेटेड है, यानी कि ये एक्सपेंस है, इनकम है, क्रेडिटेड है, डेटेड है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि सैलरी जो है वो क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ अंडर में जो बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट दिख रहा है इसे हटाना होगा, तो एस्केप प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे EXP। अब दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे EXP प्रेस किया तो एक्सपेंस से रिलेटेड सारे ग्रुप यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप आसानी से इस लेजर से रिलेटेड ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, तो यहाँ पे दोस्तों हम सिलेक्ट कर लेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट। क्लियर है? या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, दोनों में से कोई भी ग्रुप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि जब आप लेजर बनाएं तो आपको दिक्कत आएगी कि किस लेजर को हम किस ग्रुप में रखें। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस ग्रुप में कौन सा लेजर बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इंटर प्रेस करते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेचुरी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि क्या इस एक्सपेंस पे GST एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे GST का डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर है? और अगर हम एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पे आपसे GST का डिटेल पूछेगा। अब दोस्तों अगर आप GST का डिटेल यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम यस प्रेस करेंगे और GST से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं, इसे हम लोग GST से रिलेटेड वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो इसे हम यहाँ पे नो रहने देते हैं और साथ ही GST एप्लीकेबल को भी यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेलिंग डिटेल, अगर यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का यानी कि किसी तरह का डेटा, किसी तरह का क्रिएटर का लेजर बनाते हैं तो आपसे यहाँ पे उस लेजर का एड्रेस भी पूछता। लेकिन दोस्तों ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड लेजर नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एड्रेस आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका एक लेजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक बार में मल्टीपल लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछेगा ग्रुप, कि आप किस ग्रुप में लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड लेजर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी लेजर्स हैं उन सारे लेजर्स को यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, जैसे रेंट अकाउंट, वेजेज अकाउंट, पोस्टेज एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस। यानी कि यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप सिलेक्ट किया था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी लेजर्स बन सकते हैं वो सारे लेजर आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इंटर प्रेस करके आगे आ सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट करना सीख लिया। क्लियर है? तो दो तरीका हमने सीख लिया, अब तीसरा तरीका हम लोग सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अकाउंटिंग करते समय आपको वही तरीका सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आप किसी तरह का कोई एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आप किसी तरह का कोई एंट्री पास कर रहे हैं और यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई लेजर बनाने की ज़रूरत आ गई, तो आप कैसे लेजर क्रिएट करेंगे? क्या आप बैक जाएंगे और फिर यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो लेजर क्रिएट और तब जाकर के यहाँ पे आप लेजर बनाएंगे? नहीं, इतना करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सिंपली जहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं वहीं पे दोस्तों प्रेस करेंगे Alt+C। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लेजर वाले ऑप्शन में ही आपको प्रेस करना है, ऐसा नहीं है कि
यहाँ पे रेंट अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट वाले कॉलम में आकर के ऑल्ट सी प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपका लेजर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे लेजर सेलेक्ट हो सकता है वहीं पे आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस सी। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपको बनाना है राम एंड सन्स अकाउंट। ठीक है, और राम एंड सन्स अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर है। मान लेते हैं कि राम एंड सन्स अकाउंट आपके बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सन्डी क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्डी क्रेडिटर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर आप बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि बिल वाइज डिटेल किस तरह से मेंटेन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा राम एंड सन्स का एड्रेस, तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल लेंगे जवाहरलाल रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास इस पार्टी का बैंक डिटेल है तो यहाँ पे यस करके आप इसका बैंक डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप चेक सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप ई पेमेंट करते हैं यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो ई फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस पार्टी का अकाउंट नंबर और यहाँ पे IFSC कोड डाल करके बैंक सेलेक्ट करके आप निकल जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो इसे हम अभी नो रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पार्टी का आपको पैन नंबर अगर मालूम है तो पैन नंबर डाल देंगे। उसके साथ साथ इस पार्टी का अगर आपको GST का डिटेल मालूम है तो यहाँ पे आप GST से रिलेटेड डिटेल्स भी पुट कर देंगे। क्लियर है, इसका जो भी GST नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आपको राम एंड सन्स अकाउंट का GST का पूरा डिटेल मालूम है तो यहाँ पे दोस्तों सेट एंड अल्टर GST डिटेल में यस करेंगे और इसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे। क्लियर है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे ना पूछे, तो इसके लिए घबराना नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कि GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे पूछेगा। इसके लिए दोस्तों आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं F11 फीचर्स है। इस F11 फीचर में जाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको इनेबल करना होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यहाँ पे जब आप यस कर देंगे तब आपको टैली में सब जगह पे GST का डिटेल पूछेगा। क्लियर है। साथ ही दोस्तों सेट अल्टर GST डिटेल में जाकर के आप GST से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्लियर है। GST का डिटेल में दोस्तों आगे के वीडियो में हम लोग और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से लेजर्स बनाए थे। तो इसके लिए दोस्तों हम आ जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ से आ जाएंगे हम लेजर में। लेजर में आने के बाद दोस्तों आ जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद जितने भी लेजर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ से आप लेजर्स को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर एक बार में आप सभी लेजर्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों मल्टीपल लेजर्स में और डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर लेंगे ऑल आइटम्स। ठीक है, तो आपके कंपनी में जितने भी लेजर्स हैं वो सारे लेजर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। क्लियर है। अब दोस्तों लेजर्स को अल्टर करना सीखते हैं। दोस्तों लेजर को अल्टर करने का यहाँ पे दो तरीका दिया हुआ है। पहला है दोस्तों सिंगल लेजर, यानी कि एक बार में आप सिर्फ एक लेजर को ही अल्टर कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों मल्टीपल लेजर, यहाँ पे दोस्तों आप एक बार में एक से ज्यादा लेजर्स को अल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल लेजर्स को अल्टर करना सीखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम अल्टर में और इंटर प्रेस करेंगे। जिस लेजर को आप अल्टर करना चाहते हैं उस लेजर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर खुल चुका है। अब यहाँ पे जो भी आप अल्टरेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि स्टेशनरी एक्सपेंस की जगह पे आप इसका नाम डालना चाहते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इसका ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे तो आपका लेजर अल्टर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब मल्टीपल लेजर्स को अल्टर करना सीखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम आ जाएंगे मल्टीपल लेजर्स के अल्टर ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे ऑल आइटम। ठीक है, ऑल आइटम जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके कंपनी में जितने भी लेजर्स होंगे वो सारे लेजर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लेजर को अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे कोई पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करके जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी लेजर्स होंगे, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी लेजर्स बनाए गए होंगे वो सारे लेजर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पे आसानी से अल्टर कर सकते हैं। इसके नाम में भी अल्टर कर सकते हैं, इसके ग्रुप में भी आप अल्टर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इसका ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि वेजेस अकाउंट को हम डालना चाहते हैं
डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अंडर में हम सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर है, और एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद दोस्तों आपका लेजर अल्टर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दो तरीका हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग तीसरा तरीका सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो वही तरीका आपको सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे हम कोई अकाउंटिंग वाउचर ओपन कर लेंगे। अब मान लेते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे कोई अकाउंटिंग वाउचर एंट्री कर रहे हैं और वहीं पे आपको पता चलता है कि किसी लेजर को अल्टर करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आइए उसे हम देखते हैं। मान लेते हैं कि ये सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है। इस लेजर को आप अल्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस लेजर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बैक स्पेस से पीछे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर जब आप प्रेस करेंगे तो लेजर अल्टरेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप इस लेजर को आसानी से अल्टर कर सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। जो भी आप यहाँ पे अल्टर करना चाहते हैं अल्टर कर लेंगे और उसके बाद इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लेजर्स को आसानी से अल्टर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लेजर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आ जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, लेजर में और अल्टर में, ठीक है। अल्टर में आने के बाद जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं वो लेजर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस डी, ठीक है। ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे, आपका लेजर डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जिस लेजर को आप डिलीट करने जा रहे हैं उस लेजर से अगर आपने कोई एंट्री पास कर रखा है तो वो लेजर आपका डिलीट नहीं होगा, ठीक है। आइए इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेंट अकाउंट को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस डी और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रेंट का जो लेजर था वो डिलीट हो गया क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड पास नहीं किया गया था। लेकिन अगर हम कोई ट्रांजैक्शन पास कर दे, फॉर एग्जांपल सैलरी एक्सपेंस को ले लेते हैं, 200 रुपया हम सैलरी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम चाहें इस सैलरी अकाउंट को डिलीट करना तो क्या ये डिलीट हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं लेजर में, अल्टर में, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब इसे अगर हम डिलीट करना चाहें ऑल्ट प्लस डी प्रेस करके तो ये डिलीट नहीं होगा, ये काम ही नहीं करेगा आपका, क्लियर है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों लेजर को डिलीट करने का दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आ जाएं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस लेजर को सिलेक्ट कर लें, या फिर दोस्तों एंट्री करते समय अगर आप चाहते हैं किसी लेजर को डिलीट करना तो यहीं पे आप उसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, आपका लेजर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड हमने एंट्री ऑलरेडी पास कर लिया है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे लेजर को डिलीट करना चाहें फॉर एग्जाम्पल वेजेज अकाउंट तो इसे हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर ऑल्ट प्लस डी और इंटर प्रेस करेंगे, आपका ये लेजर डिलीट यहाँ से हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। जब आप टैली में लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्रिएट करते समय फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछता है ग्रुप कि ये जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं ये किस ग्रुप के अंडर जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स के लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो आप जो लेजर बना रहे हैं वो किस ग्रुप के अंदर जाएगा, इस चीज़ को अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये चीज़ समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन सारे ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से लेजर्स बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय पे मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे पहला ग्रुप है बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें आपको बैंक अकाउंट से रिलेटेड लेजर्स बनाने हैं, यानी कि जब भी आप कोई भी बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, है ना, तो उन सारे लेजर्स को आप बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। चाहे वो बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट हो या फिर करेंट अकाउंट हो। दूसरा है दोस्तों बैंक OCC अकाउंट। दोस्तों बैंक OCC अकाउंट का मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैंक अपने कस्टमर को कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अगर आपका बैंक उस तरह का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है तो उससे रिलेटेड लेजर्स इस ग्रुप के अंदर बनाए जाएंगे।
नेक्स्ट है दोस्तों बैंक ओडी अकाउंट यानी कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है, अगर आपके बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड अकाउंट आप इस ग्रुप के अंदर बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट तो आप जानते ही हैं, बिजनेस में जो कैपिटल लगा है उससे रिलेटेड लेजर्स आप कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे। यानी कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड लेजर्स, पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड लेजर्स, शेयर कैपिटल से रिलेटेड लेजर्स, इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड लेजर्स और ड्राइंग्स से रिलेटेड लेजर्स आप कैपिटल अकाउंट के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में आप कैश का लेजर और पिटी कैश का लेजर बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टैली में कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ रहता है, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ पिटी कैश का लेजर इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स मतलब अगर आपने किसी से उधार में माल परचेज किया है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सन्डी क्रेडिटर्स। तो उससे रिलेटेड लेजर्स आप इसमें बनाएंगे। जैसे गुड्स सप्लायर यानी कि जो आपके कंपनी में गुड्स सप्लाई कर रहा है उसका लेजर आप इसमें बना लेंगे। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो आपके कंपनी में किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो उसका लेजर भी आप इसमें बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स मतलब क्या, अगर आप किसी को उधार में माल बेचते हैं यानी कि अगर आपको उससे कुछ पैसा लेना है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सन्डी डेटर्स। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लेजर्स बनाए जा सकते हैं, तो कस्टमर्स के लेजर बनाए जा सकते हैं यानी कि जिसे आप माल बेचते हैं उसका लेजर आप इसमें बनाएंगे। गुड्स परचेजर यानी कि जो गुड्स आपके यहाँ से परचेज करता है उसका लेजर आप बनाएंगे। सर्विस रिसीवर, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो जो आपसे सर्विस रिसीव करता है उसका लेजर आप इस ग्रुप के अंदर बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों डिपॉजिट्स एसेट। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस में अगर आपने किसी तरह का डिपॉजिट कर रखा है तो उससे रिलेटेड लेजर्स इसमें बनाएंगे। जैसे फिक्स डिपॉजिट, अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो उसका लेजर इसमें बना लेना है। किसी तरह का टर्म डिपॉजिट अगर आपने कर रखा है तो उसका लेजर बना लेना है। उसके साथ साथ दोस्तों किसी तरह का अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया, उसके अगेंस्ट में आपने कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर दिया तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो उससे रिलेटेड अकाउंट्स भी डिपॉजिट्स के ग्रुप में बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों पीएफ से रिलेटेड लेजर्स भी डिपॉजिट के ग्रुप में बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो आप सभी जानते ही होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, गुड्स परचेज करेंगे और फिर उसी गुड्स को सेल करेंगे। तो गुड्स को परचेज करके ला करके अपने बिजनेस में स्टोर करने यानी कि रेडी टू सेल करने तक में जितना भी एक्सपेंस आएगा उसे हम दोस्तों बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं तो जो आपका फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा उसे हम दोस्तों बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आप डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड लेजर्स बना सकते हैं। जैसे वेजेज एंड सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनवर्ट कैरेज यानी कि अगर कोई गुड्स आपने परचेज किया उस पर अगर भाड़ा लग रहा है तो वो हो गया, है ना। गोडाउन में अगर रेंट लग रहा है तो गोडाउन रेंट हो गया। ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंस से रिलेटेड लेजर्स आप डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप के अंदर बनाएंगे। ठीक है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, उन सारे एक्सपेंस से रिलेटेड लेजर्स आप डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों डायरेक्ट इनकम। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने से जो इनकम होगा वो आपके लिए डायरेक्ट इनकम है। क्लियर है। लेकिन टैली में सेल का अलग से ग्रुप दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आप स्कूल चला रहे हैं, तो स्कूल चलाने के क्रम में आप क्या करेंगे, स्कूल फी रिसीव करेंगे। तो स्कूल फी आपके लिए क्या है दोस्तों, डायरेक्ट इनकम है। तो उससे रिलेटेड लेजर्स आप इसमें बनाएंगे। अगर आप किसी तरह का प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उससे रिलेटेड लेजर्स आप बना लेंगे इसमें। टेक्निकल सर्विस अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो उससे रिलेटेड लेजर्स इसमें आप बना लेंगे। यानी कि बिजनेस में जितने भी डायरेक्ट इनकम हो रहे हैं उससे रिलेटेड लेजर्स आप डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें टैक्स से रिलेटेड लेजर्स बनाए जाएंगे। यानी कि जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टीडीएस का लेजर, इनकम टैक्स का लेजर, सरचार्ज का लेजर, यानी कि टैक्स से रिलेटेड जितने भी लेजर्स होंगे उन सारे लेजर्स को आप ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में बनाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आप जानते ही हैं दोस्तों, बिजनेस में जितने भी फिक्स एसेट होंगे जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल, गुडविल, पेटेंट, है ना, जितने भी फिक्स एसेट होंगे उन सबको आप
फिक्स एसेट के ग्रुप में डालेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या था दोस्तों कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस आते थे उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस में बनाते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस आपके दिखेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखेंगे, उन सारे एक्सपेंस से रिलेटेड लेजर्स आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में बनाएंगे। जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इंटरनेट एंड पोस्टेज एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर, राउंड ऑफ, बैंक चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, है ना। यानी कि बिजनेस में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उन सारे लेजर्स को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या दोस्तों? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के अलावा अगर किसी तरह का इनकम आपके बिजनेस में रिसीव होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, गुड्स परचेज करके और सेल कर रहे हैं, तो सेल करने पे जो आपको इनकम होगा वो आपके लिए होगा डायरेक्ट इनकम। लेकिन उसके अलावा अगर किसी तरह का इनकम मिल जा रहा है, अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल जा रहा है, कहीं से कमीशन मिल जा रहा है, ठीक है, आपने कहीं पे कोई बिल्डिंग रेंट पे लगा रखा है, कहीं से आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडायरेक्ट इनकम। तो इससे रिलेटेड जितने भी लेजर्स होंगे वो इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अपने बिजनेस में कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे रिलेटेड लेजर्स इन्वेस्टमेंट में बनाए जाएंगे, जैसे शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, लॉटरी, ईटीसी, है ना। तो इस तरह का अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे रिलेटेड जितने भी लेजर्स बनेंगे वो सब इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर बनेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों लोन एंड एडवांस एसेट। ठीक है, एसेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, अगर आपने किसी को एडवांस दे रखा है तो उससे रिलेटेड लेजर्स लोन एंड एडवांसेस में बनेंगे। यानी कि अगर आपने अपने स्टाफ को अगर सैलरी एडवांस दे रखा है तो सैलरी एडवांस का लेजर इसमें बन जाएगा। अगर आपने अपने सप्लायर को कुछ एडवांस दे रखा है तो उससे रिलेटेड लेजर्स भी लोन एंड एडवांसेस में बन जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों लोन्स लायबिलिटी। ठीक है, अभी हमने देखा लोन एंड एडवांस एसेट, अब हम देख रहे हैं लोन लायबिलिटी। अब दोस्तों अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है, कहीं से एडवांस ले रखा है, तो उससे रिलेटेड लेजर्स इस ग्रुप में बनाएंगे। जैसे अगर आपने किसी कस्टमर से एडवांस में पैसा ले लिया है कि हाँ भाई आपको फ्यूचर में गुड्स हम डिलीवर करेंगे, तो उससे रिलेटेड लेजर्स आप लोन एंड लायबिलिटी में बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोविजंस। तो प्रोविजंस में दोस्तों प्रोविजन से रिलेटेड लेजर्स बनाएंगे, जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि प्रोविजंस क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको इससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में कौन से लेजर्स बनाए जाएंगे? दोस्तों आप जितने भी कैश या फिर क्रेडिट परचेज करते हैं उससे रिलेटेड लेजर्स आप परचेज अकाउंट में बनाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आप कैटेगरी वाइज अलग अलग परचेज अकाउंट भी परचेज अकाउंट ग्रुप में बना सकते हैं। जैसे अगर आप जीएसटी के टैक्स रेट के हिसाब से परचेज अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं परचेज एग्जम्प्ट, परचेज 5%, परचेज 12%, परचेज 28%। इस तरह से आप अलग अलग लेजर्स परचेज अकाउंट के ग्रुप में बना सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों परचेज रिटर्न का भी लेजर परचेज अकाउंट में ही बनाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें दोस्तों रिजर्व से रिलेटेड लेजर्स बनाए जाएंगे, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व। अब दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे रिलेटेड वीडियोज भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में दोस्तों सेल्स से रिलेटेड लेजर्स बनाए जाएंगे, जैसे कैश सेल, क्रेडिट सेल। ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप जीएसटी रेट वाइज अलग अलग लेजर्स बनाना चाहते हैं, जैसे सेल जीएसटी एग्जाम्प्ट, सेल 5%, सेल 12%, सेल 18%, है ना। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज सेल अकाउंट, तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज सेल्स से रिलेटेड लेजर्स सेल्स अकाउंट में बना सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों सेल्स रिटर्न का भी लेजर सेल्स अकाउंट के अंदर ही बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्योर्ड लोन। दोस्तों सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि अगर आपने कहीं से लोन लिया है और उसके अगेंस्ट में आपने कोई सिक्योरिटी जमा किया है तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। तो इस तरह का लोन अगर आपने कहीं से लिया है तो उससे रिलेटेड लेजर्स इसमें बनाए जाएंगे। दोस्तों सिक्योर्ड लोन जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लिया जाता है, यानी कि अगर आपने बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है तो उससे रिलेटेड लेजर आप सिक्योर्ड लोन के अंदर बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टॉक इन हैंड। ठीक है। तो स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट।
दोस्तों मान लेते हैं कि जब आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा तो उसमें देखा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ अमाउंट पेमेंट किया हुआ है, लेकिन किस आदमी को पेमेंट किया हुआ है ये क्लियरली मेंशन नहीं है और आपको भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये पेमेंट किसे किया गया है। या फिर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में कहीं से कोई अमाउंट रिसीव हुआ है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये अमाउंट कहाँ से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड लेजर आप सस्पेंस अकाउंट में बनाएंगे और उसका पेमेंट और रिसिप्ट का एंट्री आप अपने टैली में पास करेंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा लोन जिसके लिए आपको सिक्योरिटी जमा नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह के लोन से रिलेटेड लेजर्स आप इस ग्रुप के अंदर बनाएंगे। जैसे लोन फ्रॉम डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर ने अगर कोई लोन दिया है बिजनेस को, या फिर आपने कहीं रिलेटिव से कुछ लोन लिया है, या फिर आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया है, तो इससे रिलेटेड लेजर्स आप अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मिसलेनियस एक्सपेंस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसेट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कोई ऐसा एक्सपेंस जिसको आपने करेंट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न ऑफ नहीं किया है, यानी कि कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका पूरा अमाउंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया है। ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट आपने बचा करके रख लिया है नेक्स्ट ईयर में दिखाने के लिए, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, जब कंपनी शुरू होता है तो उस समय जो खर्चा होता है, ठीक है, उस पूरे खर्चे को आप एक साल में नहीं दिखा सकते हैं, उसको आपको डिफरेंट ईयर्स में दिखाने होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के अकाउंट से रिलेटेड लेजर्स को आप मिसलेनियस एक्सपेंस ग्रुप के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों करेंट एसेट। तो करेंट एसेट से रिलेटेड जितने भी लेजर्स होंगे उसे आप करेंट एसेट के ग्रुप में बनाएंगे, जैसे डेटर्स, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल। अब अगर नहीं जानते हैं कि करेंट एसेट क्या होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके साथ साथ दोस्तों करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी में भी दोस्तों करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड लेजर्स को हम इसमें डालते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक ओडी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, है ना। तो जो करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड लेजर्स होंगे उन सबको आप करेंट लायबिलिटी के ग्रुप में डालेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि करेंट एसेट किसे कहते हैं, करेंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, फिक्स एसेट किसे कहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जल्द ही मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।